Politicians are the backbone of the business. Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. But nobody is convicted in such a way when I have convicted. स्टाम्प पेपर स्कैम देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसे अब्दुल करीम तेलगी ने 2003 में अंजाम दिया था। हाल ही में ये स्कैम वापस लाइमलाइट में आया जब इस पर स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई। इस स्कैम को हम अपने चैनल पे डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मगर वीडियो डालने के बाद कई लोगों ने कमेंट्स और मेल्स में ये बात कही कि शरद पवार और छगन भुजबल जैसे पावरफुल पॉलिटिशियंस का नार्को टेस्ट में साफ साफ नाम आने के बाद भी कुछ हुआ कैसे नहीं, स्कैम में इनका रोल क्या था और कैसे ये बड़े पॉलिटिशियंस और अधिकारी स्टाम्प पेपर स्कैम से बच निकले। स्टाम्प पेपर स्कैम केस में 2003 में हुए नार्को टेस्ट में तेलगी ने उस वक्त रहे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शरद पवार और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का बहुत क्लियरली नाम लिया था। इस नार्को टेस्ट का वीडियो टेप सभी न्यूज चैनल्स पर काफी वायरल हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल या स्टाम्प पेपर स्कैम केस पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब शरद पवार और छगन भुजबल से इस घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस केस से किसी भी तरह से जुड़ने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने तेलगी की टेस्टिमोनी को ये कहकर ठुकरा दिया कि तेलगी एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो तो पूछताछ के लिए हमेशा से तैयार थे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं। वहीं दूसरी ओर छगन भुजबल ने अपना पल्ला ये बोल के झाड़ दिया कि तेलगी उनसे पर्सनली चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के वक्त महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंडर तेलगी को पकड़ा था। भुजबल चाहे स्टाम्प पेपर घोटाले से कितना भी बचने की कोशिश करते, मगर उनका नाम अपने भतीजे समीर भुजबल के साथ इसी घोटाले में आता रहता था। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, नार्को टेस्ट में तेलगी की टेस्टिमनी के बाद भी शरद पवार, छगन भुजबल और कई दूसरे बड़े पॉलिटिशियंस और अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका मेजर रीजन ये है कि नार्को टेस्ट की टेस्टिमोनी को कोर्ट में एक वैलिड या स्ट्रॉन्ग प्रूफ की तरह कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट से मिली टेस्टिमोनी का कोर्ट में बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ, इसमें लिए गए बयान किसी एविडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर अपने आप में कोई सॉलिड एविडेंस कंसीडर नहीं किए जाते। अगर थोड़ा भी ध्यान से इस घोटाले को समझा जाए तो यह अंदाजा इजीली लगाया जाएगा कि बड़े पॉलिटिशियंस का इसमें कितना रोल था और कैसे उन्होंने बड़ी सफाई से अपना नाम केस से हटाया। सबसे पहले नवंबर 2001 में तेलगी को एसआईटी हेड आर श्री कुमार और जयंत तिनाइकर के एफर्ट से अरेस्ट किया जाता है। जनवरी 2002 में श्री कुमार को हेड बनाकर एक स्पेशल कमेटी यानी स्टैम्पिट फॉर्म की जाती है, जो साल 2003 में तेलगी पर नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कंडक्ट करके उससे स्कैम में शामिल पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के नाम उगलवाती है। लेकिन जब इस केस में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता है तो ड्रामेटिकली 9 दिसंबर 2003 को ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है। एनसीपी पर ऑपोजिशन पार्टीज यानी बीजेपी और शिवसेना का काफी प्रेशर था, क्योंकि केस में मुंबई के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का नाम आया था। भुजबल से ऑपोजिशन रेजिग्नेशन की मांग कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि भुजबल का उस समय रेजिग्नेशन देने का मतलब साफ तौर पर यह निकलता कि एनसीपी ने स्टाम्प पेपर घोटाले में अपनी इन्वॉल्वमेंट मान ली है। सीबीआई 22 दिसंबर 2003 को तेलगी के करीबी विजय देसाई को अरेस्ट करती है, जो तेलगी के स्टाम्प पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता था। देसाई के अरेस्ट से तेलगी का मामला दोबारा गर्म होता है और उसी रात यानी 22 दिसंबर की रात को अल्फा मराठी नाम का टीवी चैनल अपना शो घडले बिगड़ले रोज की तरह ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वो भुजबल से इंस्पायर्ड कैरेक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को दिखाता है। ये कैरेक्टर शो में गलत काम करने के बावजूद अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं था। हालांकि छगन भुजबल का नाम कहीं क्लियरली नहीं लिया गया, लेकिन इंडिकेशन साफ था। वैसे तो ये एक रेगुलर सटायर शो था, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता इससे इतने ऑफेंड हो गए कि अगले ही दिन उन्होंने अल्फा मराठी के ऑफिस पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बाद आता है एक ट्विस्ट। चूंकि ये हमला भुजबल के नाम पर हुआ था, इसलिए इस हमले की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भुजबल ने 24 दिसंबर को ही अपना इस्तीफा दे दिया। साथ ही शरद पवार ने खुद जी ग्रुप से इस बात की माफी मांगी। ये सब देखकर अल्फा मराठी वाले खुद शॉक्ड थे, क्योंकि भुजबल जी ने स्टाम्प पेपर घोटाले के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रेजिग्नेशन दिया क्योंकि कार्यकर्ताओं ने उनके नाम पर हमला किया था। उस समय जब इस बारे में शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस रेजिग्नेशन की वजह और कुछ नहीं बल्कि अल्फा मराठी पर हुआ हमला ही है। इन सब के लगभग 20 साल बाद स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी नाम की वेब सीरीज रिलीज होने के बाद जब ये घोटाला वापस सुर्खियों में आया, तब जुलाई 2023 में एक भाषण के दौरान भुजबल जी का कहना था कि उन्होंने उस समय अपना रेजिग्नेशन सिर्फ शरद पवार के कहने पर दिया था। इसके बाद शरद पवार का भी बयान सुने तो उनका कहना है कि अगर उस समय उन्होंने भुजबल का रेजिग्नेशन न लिया होता तो भुजबल को तेलगी केस में अरेस्ट कर लिया जाता। लोग वही, मगर 2003 की स्टेटमेंट्स और 2023 की स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है।
खैर, गेटिंग बैक, नार्को टेस्ट की टेप के पब्लिक होते ही ये केस और स्पीड पकड़ता है, जिसके बाद सीबीआई ने अलग अलग जगह से नकली स्टाम्प पेपर्स पकड़ना शुरू कर दिए। नार्को टेस्ट के बाद तेलगी अपने बयान से पूरी तरह पलट गया। उसने एक लेटर में ये तक कह दिया कि शरद पवार या छगन भुजबल ने मुझसे स्टाम्प पेपर केस में कभी पैसे लिए ही नहीं। तेलगी के लॉयर्स हर्षद निम्बलकर और मिलिंद पवार ने अपने स्टेटमेंट्स में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कही। उनका कहना था कि दिखाई हुई सीडी फैब्रिकेटेड है और असली नार्को टेस्ट की फुटेज सिर्फ स्टाम्पिट के पास है। सो कॉल्ड नार्को टेस्ट फुटेज जिसे पब्लिक किया गया, उसमें पॉलिटिशियंस का नाम सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए लिया गया था। यहाँ तक कि तेलगी को पूछे गए सब सवाल याद थे। फिर नार्को टेस्ट की क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? 9 अगस्त 2004 को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को सबूत इकट्ठा करने के लिए 3 और महीने का वक्त देती है, जिसके चलते 16 सितंबर 2004 को तेलगी का लॉयर अब्दुल रहमान मीडिया को बताता है कि तेलगी अगले दिन स्कैम में शामिल पॉलिटिशियंस के नाम बताने वाले हैं। लेकिन अगले दिन तेलगी ऐसी किसी अनाउंसमेंट को करने से मना कर देते हैं। तेलगी का बार बार अपने ही स्टेटमेंट से पलट जाना कहीं ना कहीं इसी बात का इंडिकेशन था कि जेल के अंदर से ही तेलगी को रोका जा रहा था और उस पर अच्छा खासा दबाव बनाया जा रहा था। Threatening is there that somebody may kill. तेलगी स्कैम शायद इसलिए भी खुल के सामने नहीं आ रहा था क्योंकि उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर लेट मिस्टर विलासराव देशमुख से खुद न सिर्फ तेलगी के बल्कि शरद पवार के भी अच्छे रिलेशंस थे। विलासराव देशमुख 2004 में महाराष्ट्र के सीएम बने थे, जिनसे तेलगी को खुद उस वक्त रहे एमएलए अनिल गोटे ने मिलाया था। तेलगी केस में अनिल गोटे ही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्हें जेल में 4 साल रखा गया। इंडिया में बाकी कई केसेस की तरह ये केस भी सालों तक चला। 27 अक्टूबर 2017 को तेलगी की डेथ जेल में ही हो गई, जिसके 1 साल बाद उस पे और बाकी सभी इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स पर लगे चार्जेस को विड्रॉ कर लिया गया। अब किसका क्या रोल था और किस हद तक था, कौन सच्चा कौन झूठा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात कहना बहुत आसान है कि कुछ पावरफुल लोगों की भूख शांत करने के लिए अक्सर देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जय हिंद।